नमस्कार। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 6वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण अध्याय है वो अपने चल रहा है 6वां, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। इस चैप्टर की ये 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है ये। आज अपने ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमने पादपों में जल अवशोषण के बारे में पढ़ लिया है। आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रसारोहण। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? रसारोहण। क्या होता है? इससे पहले हमने पादपों में जल अवशोषण क्या होता है, जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है, ये इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़ लिया। उसके पश्चात हमने पादपों में जल मार्ग क्या होता है वो पढ़ा। आज अपना टॉपिक है वो है रसारोहण। होता क्या है और ये किस प्रकार से होता है, किन किन सिद्धांतों पे ये कार्य करता है। तो ये अपना आज का टॉपिक है कि रसारोहण क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले रसारोहण किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी पादप है, ये एक पादप है, ये इस पादप की जड़ें हैं, ठीक है। इस पादप की ये क्या है, शाखाएं हैं। तो इन जड़ों के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। और ये क्या है, मूल या जड़, ठीक है। मूल रोम हम किसको बोलते हैं कि जड़ पर या मूल पर अनेक धागेनुमा, महीन धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम या जड़ बोलते हैं। अब ये जड़ है, इसमें ये मूल रोम है, ये क्या करेगा, जल का अवशोषण। क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जल का अवशोषण। अब ये जल का अवशोषण हो गया, उसके पश्चात जल कहाँ आएगा, इस तने में आ जाएगा। तने में आने के बाद में इन विभिन्न शाखाओं के अंदर जाएगा। शाखाओं से यहाँ पे पर्ण है, पत्तियाँ हैं, उनके अंदर जाएगा। तो ये विभिन्न भागों तक पहुँचता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रसारोहण कहते हैं। तो देखो, परिभाषा क्या होती है रसारोहण की, कि मृदा से मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं, ठीक है। कि मृदा द्वारा अवशोषित जल पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रसारोहण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक इसके अंदर अपने ये तो है रसारोहण का। एक ये होता है कि रसारोहण का मार्ग कैसे होता है। रसारोहण का मार्ग, रसारोहण समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। रसारोहण किसको बोलते हैं कि पादपों की जड़ों में उपस्थित मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होने के पश्चात उसे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रसारोहण। अब रसारोहण का मार्ग मतलब किस प्रकार से रसारोहण होता है, इसके लिए देखो एक उदाहरण है। पादप का नाम है बालसम, ठीक है। पादप का नाम क्या है, बालसम, जिसका दूसरा नाम होता है गुल मेहंदी। गुल मेहंदी। देखो, रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, जाइलम के अंदर। किसके अंदर संपन्न होती है, जाइलम के अंदर। पादपों के अंदर 2 ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जाइलम ऊतक और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम। पादपों के अंदर कितने ऊतक पाए जाते हैं, 2 ऊतक। कौन कौन से? एक तो होता है जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध गति करता है। जैसे मान लो कि जल है तो उस जल का अवशोषण कर रहा है, खनिज लवण है उसका अवशोषण कर रहा है, और उसको अवशोषित करके कहाँ पे पहुंचाता है, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जैसे
ये क्या है, शाखाएं हैं, ये पर्ण है। तो पर्ण में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद में जब भोजन का निर्माण हो जाएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी और भोजन का निर्माण हो जाएगा, तो उस भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है, अब रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होगी, जाइलम के अंदर संपन्न होगी। रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होगी, जाइलम के अंदर। ये अपने को याद रखना है कि रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, जाइलम के अंदर। अब कैसे संपन्न होती है, क्या जाइलम के अंदर संपन्न होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक उदाहरण से समझाना है कि भाई रसारोहण की क्रिया वो जाइलम के अंदर संपन्न कैसे हो रही है, इसको हमें क्या करना है, उदाहरण से समझाना है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक बालसम या गुल मेहंदी पादप का नाम है, ये क्या करते हैं, एक पादप लेते हैं। जैसे मान लो कि ये पादप है, ठीक है, ये जड़ें हैं, बालसम का पादप है ये। इस पादप की एक जड़ को हम काटते हैं, यहाँ से ये काट दिया इस जड़ को। ठीक है, और जो ये कटा हुआ भाग है इसको हम क्या करते हैं, सेफ्रेनिन। ये क्या होता है, सेफ्रेनिन एक अभिरंजक पदार्थ होता है। सेफ्रेनिन क्या होता है, एक अभिरंजक पदार्थ होता है। याद रखना, सेफ्रेनिन क्या होता है, एक अभिरंजक पदार्थ होता है। तो उस अभिरंजक पदार्थ सेफ्रेनिन के अंदर इसको जड़ को डुबो कर रखते हैं। कटा हुआ भाग है जड़ का, उस भाग को हम क्या करते हैं, अभिरंजक पदार्थ के अंदर डुबो कर रखते हैं। ठीक है, उसको डुबो के रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, इस पादप की पत्तियों को देखते हैं। ठीक है, तो ये पत्तियां किस रंग की, इस पत्तियों के अंदर जो पर्ण जालिका पाई जाती है, मतलब देखो ये संरचना, ठीक है, ये इस प्रकार की धागेनुमा संरचना दिखेगी आपको। ये संरचना किस प्रकार की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। कब भी, जब इस सेफ्रेनिन को डुबो कर रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेफ्रेनिन को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करने के बाद में ये जाइलम इसको कहाँ पहुंचा रहा है, आगे यहाँ पर पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। उसके पश्चात यदि मान लो इसकी हम टीएस काटें, अनुप्रस्थ काट इसकी हम काटें, ठीक है, टीएस काटें और उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखें, जैसे इसकी ये टीएस बनी है, इसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखेंगे तो इसके जो ये कुछ भाग है वो किस प्रकार के दिखाई देंगे, लाल दिखाई देंगे। जो कुछ भाग है वो कैसे दिखाई देंगे, लाल। क्यों, क्योंकि ये कुछ भाग कौन से हैं, ये भाग है जो जाइलम है। ठीक है, कुछ भाग कौन से हैं, जाइलम के। कहने का मतलब रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, जाइलम के अंदर संपन्न होती है। या रसारोहण की क्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। समझ में आ गया होगा। इसके अंदर देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जाइलम की रसारोहण की परिभाषा लिखनी है कि रसारोहण क्या होता है, परिभाषा होगी। उसके पश्चात अपने को ये एक प्रयोग है, इससे समझाना है रसारोहण का मार्ग। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को कैसे लिखना है कि रसारोहण है वो जाइलम की सहायता से, या जल है ये जाइलम की सहायता से विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या करते हैं, बालसम पादप है उसकी जड़ काटते हैं और कटे हुए भाग को सेफ्रेनिन के अंदर कुछ टाइम तक डुबो कर रखते हैं। कुछ समय पश्चात जब हम देखते हैं तो पर्ण की जालिकाएं हैं वो लाल रंग की दिखाई देती है, अर्थात जल का अवशोषण केवल कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। ठीक है, जाइलम ही आगे उस जल को पहुंचा रहा है। दूसरी बात, जब हम इसकी टीएस काटते हैं तो जो जाइलम है वो क्या दिखाई देता है, गहरा लाल दिखाई देता है, बाकी है वो गहरा लाल नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रसारोहण की क्रिया किसके अंदर संपन्न होगी, जाइलम के अंदर ही संपन्न होती है। तो ये तो हो गया इसका मार्ग रसारोहण का। अब देखो आगे का टॉपिक, ये चैप्टर इस क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से समझना भी है। लास्ट है टॉपिक अपना, टॉपिक का नाम है रसारोहण की क्रियाविधि। ठीक है, रसारोहण की क्रियाविधि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, रसारोहण है उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, 3। पहला कौन सा था, जैव बल सिद्धांत। ठीक है, दूसरा था वो था मूल दाब
सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा था वो था भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, ठीक है। तो देखो रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए? 3 सिद्धांत दिए गए, ठीक है। रसारोहण है उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए? 3 सिद्धांत। कौन कौन से थे? पहला था जैव बल सिद्धांत, दूसरा था मूलदाब सिद्धांत और तीसरा था भौतिक बल सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत होते क्या हैं। इसमें देखो सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं जैव बल सिद्धांत, कि भाई जैव बल सिद्धांत है वो क्या होता है, किस प्रकार से जैव बल सिद्धांत है वो कार्य करता है, ठीक है। तो देखो जैव बल सिद्धांत हम किसको बोलेंगे कि यदि मान लो रसारोहण की क्रिया, ठीक है, पादप के अंदर जैविक कारक या जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे ये तना है तो इस तने के सबसे बाहरी तो क्या हो गया? निर्जीव हो गया। इसके अंदर का जैविक है, ठीक है। तो ये अंदर की जैविक क्रियाएं होती है और उसके कारण जल है वो ऊपर जाता है, जैविक क्रियाओं के कारण जल ऊपर जाता है। तो उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? जैव बल सिद्धांत, ठीक है। कैसे लिखोगे कि इस सिद्धांत के अनुसार पादपों के अंदर विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा यदि जल है वो पादप में के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तो उसे हम जैव बल सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा जैव बल सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं जैव बल सिद्धांत? कि पादप के अंदर जो विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, किन के अंदर होती है? जैविक कारकों के अंदर, मतलब सजीव भाग होता है उसके अंदर होती है। तो उसके कारण यदि जल है वो विभिन्न भागों तक पहुंचता है पादप के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैव बल सिद्धांत। दूसरा देखो मूल दाब सिद्धांत। इसके अंदर देखो मैंने पहले बताया था मूल दाब क्या होता है। मूल दाब किसको बोलते हैं? मूल दाब होता है कि जब जड़ों के द्वारा इन जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? अवशोषक कारक पाए जाते हैं और इनके द्वारा जब जल का अवशोषण होता है, ठीक है, तो एक बल लगता है, कौन सा? धनात्मक बल। कौन सा बल लगता है? धनात्मक बल लगता है, ठीक है। और इस धनात्मक बल के कारण ही जो मूल है, जड़ें हैं, उन पे दाब पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूल दाब, ठीक है। जब जड़ों के द्वारा या मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होता है तो उस टाइम एक बल लगता है, कौन सा? धनात्मक बल लगता है। और इस धनात्मक बल के कारण ही मूलों पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है? मूलों पर, मतलब जड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल दाब बोलते हैं। अब इस मूल दाब के कारण यदि जल का अवशोषण होता है, इस मूल दाब के कारण जल ऊपर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे मूल दाब बढ़ रहा है और उस दाब के कारण जल है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? मूल दाब बढ़ रहा है और इस मूल दाब के कारण ही जल है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर गति कर रहा है। तो उस सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे? मूल दाब सिद्धांत, ठीक है। मतलब इस प्रकार का यदि मान लो क्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल दाब सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। मूल दाब सिद्धांत किसको बोलेंगे हम? कि यदि जड़ों के द्वारा, जड़ों में जो अवशोषक कारक पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? अवशोषक कारक पाए जाते हैं और उन अवशोषक कारकों की सहायता से जब जल का अवशोषण होता है, ठीक है, उन कारकों की सहायता से जल का अवशोषण होता है, जिसके कारण उन पर क्या पड़ता है? बल लगता है, कौन सा? धनात्मक बल, ठीक है। और इस धनात्मक बल के कारण जड़ें, उन पर एक दाब पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल दाब बोलते हैं। और इस मूल दाब के कारण यदि जल है वो ऊपर की तरफ जाता है, इस मूल दाब के कारण जल है वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल दाब कहेंगे। समझ में आ गया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मूल दाब कहते हैं। ये हो गया। और इस मूल दाब के कारण जल ऊपर जा रहा है तो उसको मूल दाब सिद्धांत कहेंगे। तीसरा भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत किसको बोलेंगे? कि जैसे विभिन्न भौतिक क्रियाएं होती है, ठीक है, इसमें कौन से सम्मिलित होती है? जैसे विभिन्न भौतिक क्रियाएं या विभिन्न भौतिक बल होते हैं, उनके द्वारा यदि जल का अवशोषण होकर ऊपर जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि जल और जल के मध्य संबंध होता है, तो जल जल से जुड़ा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ गति करता रहेगा। कैसे?
जैसे मान लो कि जल की ये बूंदें हैं, तो जैसे जैसे ये आगे गति करेगी तो ये पीछे वाला भाग भी इससे जुड़ा हुआ रहता है और वो क्या होता है, आगे की तरफ ही गति करता रहता है। क्यों? क्योंकि इनके मंदे क्या पाया जाता है, समजन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके अंदर क्या पाई जाती है, समजन क्षमता पाई जाती है, और इसके कारण क्या होता है, जल है वो आगे की तरफ गति करता है। तो ये था रसारोहण की क्रियाविधि, 3 सिद्धांत। अब आप लोग अच्छी तरह से एक बार दोबारा कंप्लीट समझना अच्छी तरह से कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बताया है, वो अच्छी तरह से समझना कि क्या क्या होता है और क्या क्या इस चैप्टर में मैंने बताया। तो इस चैप्टर का नाम क्या है अपने, जल का अवशोषण व रसारोहण। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जल अवशोषण होता क्या है। ठीक है, जल अवशोषण हम किसको बोलते हैं, तो किसे बोलेंगे हम जल अवशोषण? जड़ों के अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं उनके द्वारा जल का अवशोषित होना जल अवशोषण कहलाता है। अब जल अवशोषण की क्रियाविधि हमने पढ़ी, तो जल अवशोषण की क्रियाविधि कितने प्रकार से संपन्न होती है, 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला तो कौन सा होता है, सक्रिय जल अवशोषण होता है, और दूसरा कौन सा होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। सक्रिय जल अवशोषण में अवशोषक कारक जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, और निष्क्रिय जल अवशोषण है उसके अंदर अवशोषक कारक पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जल का मार्ग, जल अवशोषण का मार्ग। ठीक है, तो इसके अंदर एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ, 3 पथ पढ़े हमने, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ पढ़े। ठीक है, उसके पश्चात आज अपने टॉपिक स्टार्ट हुआ था रसारोहण। कौन सा स्टार्ट हुआ, रसारोहण। तो रसारोहण क्या होता है और उसके 3 सिद्धांत हमने पढ़े। ये चैप्टर अब अपने कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल इस चैप्टर के 3 वीडियो बने हैं। ठीक है, केवल और केवल इस चैप्टर के 3 वीडियो बने हैं। इन तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, इन तीनों वीडियो के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो मेरे से पूछ ले कि भाई इस वीडियो का लिंक है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको बता दूंगा। तीनों वीडियो देखने के बाद में ये चैप्टर अपने अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात आपको कहीं से भी किताब, पासबुक वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो नया सिलेबस है उसी के आधार पर मैं आपको नोट्स भी इस चैप्टर के दे दूँगा। अब नोट्स में केवल जो चैप्टर करवाऊँगा केवल उसी के नोट्स में आपको उपलब्ध करवाऊँगा। जैसे जैसे चैप्टर होंगे वैसे वैसे, जैसे मान लो आज चैप्टर कंप्लीट होता है तो अगले दिन उसके नोट्स हमें वीडियो के माध्यम से भी और PDF के माध्यम से, दोनों के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो और वो नोट्स भी नए सिलेबस के अनुसार होंगे। जो सिलेबस मान लो नया आया है, जो हट गया है या जो बचा है, तो उसी के आधार पर वो बढ़ाए जाएंगे। जैसे ये 3 के अंदर मैंने कंप्लीट करवाया है। एक बात ये दोबारा और ध्यान देना कि इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक हटे हैं, उन दोनों टॉपिक को अपने को नहीं पढ़ना है। कौन कौन से, एक तो अवशोषित करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये दोनों हट गए, तो ये अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपने चैप्टर नंबर 6 जल अवशोषण व रसारोहण ये कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात अपना 7वां चैप्टर है वाष्पोत्सर्जन वाला, वो हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।